नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मेहता और स्वागत है आपका हिंदी खंडनम नॉलेज में। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल में हम बात करते हैं डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस और चाइना में जो कंपटीशन हो रहा है वर्ल्ड डोमिनेंस को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप या फिर कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज का ये टॉपिक। तो चलिए टॉपिक को लेकर बात शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस और इकोनॉमी को लेकर अब वाकई वर्ल्ड का मात्र एक सुपर पावर यानी अमेरिका को भी अब डर सताने लगा है। और ये डर वाकई एक कंसर्न की बात है अमेरिका के लिए, क्योंकि पिछले कुछ रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर 2035 में दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रहा है, अगर हम उसे माने तो यहाँ 2035 नहीं बल्कि 2028 तक चाइना अमेरिका को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ देगा। और अगर हम यहाँ कुछ न्यूज़ सोर्सेज की बात करें तो चाइना यहाँ सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी डबल कर सकता है। तो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस और पावर को देखते हुए कहीं अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खत्म ना हो जाए, इसी डर से अब अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक प्लान्स को लेकर काम करना शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, अमेरिका के द्वारा किस टाइप के प्लान्स को लेकर काम किया जा रहा है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिस पावर स्टेटस को पाने के लिए अमेरिका को इतनी सालों की मेहनत करनी पड़ी, यूएसएसआर जैसी महाशक्ति को गिराकर अमेरिका के द्वारा जिस पावर स्टेटस को हासिल किया गया, उस स्टेटस को चाइना के द्वारा हासिल करने के लिए इतनी कम समय में किस तरह से आगे बढ़ा गया। तो दोस्तों, अगर हम 40-45 साल पहले की बात करें तो तब चाइना का इकोनॉमी बहुत ही पुअर, इनएफिशिएंट और सेंट्रली फोकस्ड था। मतलब चाइना किसी भी और कंट्री के साथ ग्लोबल लेवल पर ट्रेड नहीं करता था। और इन्हीं सब ड्रॉबैक को देखते हुए चाइना ने 1979 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, जिसमें चाइना ने अपने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फ्री मार्केट रिफॉर्म्स को ग्लोबल लेवल पे ओपन कर दिया। जिसका फ़ायदा चाइना को ये हुआ कि बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने चाइना का लो लेबर कॉस्ट को देखते हुए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में लगाना शुरू कर दिया। और इन सब की वजह से चाइना की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा बूस्ट मिला कि चाइना की जीडीपी 9.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ने लगा। और 2007 आते आते ये ग्रोथ रेट बढ़ के 14.2% तक पहुंच गया। और इन्हीं ग्रोथ रेट की वजह से चाइना ने अपनी जीडीपी को ऑन एन एवरेज हर 8 सालों में डबल करने में कामयाब रहा है। और तो और चाइना ने अपने 800 मिलियन, जो कि होता है 80 करोड़, उतने लोगों को चाइना ने पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। चाइना की इन्हीं सब सक्सेस को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने 2018 में चाइना को इतिहास में सबसे लंबे समय तक तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी भी कहा था। और अगर मैं अभी के चाइना के करेंट स्टेटस के बारे में बात करूं तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला देश है, जो कि $3 ट्रिलियन, लगभग भारत की इकोनॉमी के बराबर। और अभी जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं 100% चांसेस है कि वो चाइना में ही बनाया गया हो। और अगर फ़ोन नहीं भी बनाया है तो चांसेस है कि उस फ़ोन का चार्जर या फिर फ़ोन में यूज़ किए गए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाइना से ही बनकर आया हो। तो इसी से आप चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस का पता लगा सकते हैं। और यहाँ अगर मैं चाइना के द्वारा मैसिव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो मान लीजिए अगर चाइना का इकोनॉमी कुछ परसेंटेज से कोलैप्स भी करता है तो यहाँ चाइना अपना इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मदद से अपनी इकोनॉमी को बचा पाएगा डूबने से, और आने वाली कई सालों तक अपना इम्पोर्ट्स बिल भी चुका पाएगा। और तो और आज अमेरिका चाइना का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, यानी कि चाइना अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू अमेरिका। और यहाँ इसी कारण अमेरिका को साफ तौर पर ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता था। तो इसी ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2018 में टैरिफ इम्पोज किया गया चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर, और उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी टैरिफ इम्पोज किया अमेरिकन इंपोर्ट्स पर। और ये सारा प्रैक्टिसेस किया गया ताकि अमेरिकन लोग चाइनीज सामान का प्राइस बढ़ने के कारण ज़्यादा इंपोर्ट्स ना कर पाए और इससे डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ावा मिले। और धीरे धीरे इसने ट्रेड वॉर का रूप भी ले लिया। खैर दोस्तों, ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर एक अलग टॉपिक है,
और अगर आप इसको लेकर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, और जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं आपके लिए वीडियो बनाकर ले आऊँगा। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी टॉपिक पर। तो चाइना ने अपने ग्रोथ रेट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, लेकिन 2018 आते आते चाइना का ग्रोथ रेट डिक्लाइन होकर मात्र 6.6% रह गया। और ये इंडिकेशन था कि अब चाइना का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। और एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया कि चाइना का इकोनॉमी 2024 आते आते और डिक्लाइन होके यानी घट के मात्र 5% के आसपास रह जाएगा। और ये सब इसलिए क्योंकि चाइना का इकोनॉमी मैक्सिमम ग्रोथ हासिल कर चुका था। और यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इन सब की ग्रोथ रेट को देखेंगे तो मात्र 2 से लेके 3% के करीब है, क्योंकि ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी है और इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन चाइना का मंशा यहाँ कुछ और ही था, उसे तो अमेरिका की जगह लेनी थी। और इसी मोटिव को लेकर आगे बढ़ते हुए चाइना ने अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब कि डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने के लिए फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट को कॉपी करना शुरू कर दिया गया। जिस प्रोडक्ट को फॉरेन कंपनीज के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए लगा के बनाया जाता था, उस प्रोडक्ट को चाइना के द्वारा कॉपी करके आधा से भी कम दाम में अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाने लगा, जिसका कारण चाइना का ग्रोथ रेट फिर से पटरी पे आने लगा। और यहाँ अमेरिका की इकोनॉमी को टक्कर देने के लिए चाइना के द्वारा BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें चाइना के द्वारा ट्रेड रूट की मदद से चाइना, सेंट्रल एशिया और पूरा यूरोप को BRI प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना था। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद चाइना को बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लाके देने वाला था। दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्यों अमेरिका चाइना का भी USSR जैसा हाल नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप चाइना को USSR का ही एक अपग्रेडेड वर्जन भी बोल सकते हैं। और रहा बात USSR की तरह चाइना को तोड़ने को लेकर, तो दोस्तों अमेरिका ने अकेले ही USSR को नहीं तोड़ा था, उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था नाटो। और ये सारे नाटो देश जियोग्राफिकली भी USSR के करीब ही थे, इसीलिए अमेरिका USSR को तोड़ने में सफल रहा था। और वहीं अगर आप चाइना को देखेंगे तो जियोग्राफिकली चाइना नाटो कंट्रीज को उतना थ्रेट नहीं पहुंचा सकता, और इसी वजह से जर्मनी, टर्की, ब्रिटेन जैसे कई देश चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रखते हैं। और यहाँ चाइना का इकोनॉमी भी वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसीलिए उसे USSR की तरह अलग थलग भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से चाइना छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज को लोन देके उनकी ज़मीनें हड़प रहा है, तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए नाटो के लिए एक बड़ा थ्रेट उत्पन्न हो सकता है भविष्य में। और इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए अमेरिका को यहाँ चाइना को टक्कर देने के लिए एक पावरफुल एशियन कंट्री की तलाश थी, जो कि उसे आगे जाके भारत के रूप में मिला। और भारत के साथ लेमुआ, कॉमकाजा जैसी एग्रीमेंट करके मिलिट्री टाइज भी उसने मजबूत कर लिया। और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और खुद अमेरिका मिलके क्वाड के रूप में चाइना के लिए एक मिलिट्री चैलेंज क्रिएट किया गया इंडियन ओशन रीजन और साउथ चाइना सी में। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने मिलिटरीली तो चैलेंज कर दिया, लेकिन अपनी सुपर पावर स्टेटस को बचाने के लिए चाइना को इकोनॉमिकली भी जवाब देना जरूरी था। और इसी को देखते हुए अमेरिकन सीनेट के द्वारा बहुत सारी इकोनॉमिक प्लान्स को लेकर या फिर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा प्लान है बिल्ड बैक बेटर, यानी कि $60 ट्रिलियन की लागत से अमेरिका चाइना का BRI प्रोजेक्ट का एक रिलायबल अल्टरनेटिव बना के देगा, जो कि सेफ और सबसे ज़्यादा रिलायबल हो एज कम्पेयर टू चाइनास प्रोजेक्ट। दोस्तों बिल्ड बैक बेटर एक ऐसी प्लान है जिसमें अमेरिका अपने देश के अंदर अपने लोगों की इफ़िशियंसी और इफेक्टिविटी भी बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेगा, ताकि अमेरिका एक कंपटीशन के तौर पे चैलेंज दे सके इकोनॉमिक मार्केट पे। लेकिन दोस्तों ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। अगर मान लीजिए कि अमेरिका अपने टैक्स पेयर की मदद से $7 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा कहीं चीज़ें जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर फोर्स वगैरह में सुधार करने के लिए, और आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता, मतलब कि अमेरिका को इन सब इन्वेस्टमेंट के बावजूद कोई ज़्यादा एडवांटेज और बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या फिर अमेरिका का जो डेप्थ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, शुरुआत में मैं यहाँ कुछ और जोड़ना भूल गया था।
तो दोस्तों चाइना का यहाँ इतनी तेजी से बढ़ने के कारण ये भी है कि खुद अमेरिका के 37वां राष्ट्रपति यानी कि रिचर्ड निक्सन के द्वारा अपनी पॉलिसी में बदलाव करके चाइना के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए जोर दिया गया था। लेकिन शायद उन्हें क्या मालूम था कि यही चाइना आने वाले समय में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन बन जाएगा। खैर दोस्तों, यही था अमेरिका और चाइना का अभी का करंट सिचुएशन, और चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर पाता है या नहीं ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों काफ़ी आसान शब्दों में मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझा दिया है। हालांकि आपका क्या मानना है यूएस और चाइना का करंट सिचुएशन के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को हिंदी खंडनम नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।